हाँ जी। देखो, तो मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन से बहुत सारे प्रश्न आते हैं आपके। एक्चुअली कम से कम 3 से 4 प्रश्न मेरे ख्याल से मूल्यांकन के होते हैं। तो मूल्यांकन कई प्रकार के हैं, जैसे कि सतत और व्यापक है, फिर आपका रचनात्मक, निर्माणात्मक, रूपात्मक, योगात्मक, संकल्पनात्मक, उपलब्धि परीक्षण, और फिर डायग्नोस्टिक आता है आपका। अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या है, विद्यार्थित आधारित क्या है, अधिगम के रूप में क्या है, सामूहिक मूल्यांकन, मानक संदर्भित, स्वमूल्यांकन। तो बहुत सारे मूल्यांकन है। तो इसमें आप कई बार कंफ्यूजन आपको होता ही होगा कि पहचान कैसे करें कि कौन सा मूल्यांकन कौन सा होता है ना? तो ये गड़बड़ हो जाती है कई बार। तो अभी इसको कॉन्सेप्ट को समझो ध्यानपूर्वक। मैं आपको एक-एक को अलग-अलग करके बताऊँगा, बिल्कुल छाँट करके, वर्गीकरण करके ना, इसको इधर रखो, इसको इधर। तो बिल्कुल क्लियरली मैं आपको चीज़ें समझाऊँगा, एक-एक को स्टेप बाय स्टेप समझना। थोड़ा-सा अटेंशन पे कर लो और आपस में बातें करना बंद करो, ठीक है? थोड़ी देर के लिए, है ना? तो 5 मिनट के लिए अब आपस में बातें मत करो, ध्यान से समझ लो। देखो, मूल्यांकन का मतलब सबको पता है कि बच्चे की जांच करना है। सिर्फ इतना है कि बच्चे की जांच करना है कि बच्चा किस लेवल पे है, क्या कर रहा है। वो चीजें आपको जाननी होती है, इसको इवैल्यूएशन। सतत और व्यापक मूल्यांकन ये एक अपने आप में, अब ये छोटी चीज हो गई है क्योंकि इसके साथ में नई चीजें हमने ऐड कर दी है, रचनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन। लेकिन पहले अगर आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले जाओगे, तो अपने आप में एक सिद्धांत हुआ करता था, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक था। और ये सिलेबस में ना, बीएड वगैरह के या डीएलएड के सिलेबस में डायरेक्टली पूरा एक टॉपिक आता था, सतत और व्यापक मूल्यांकन का। उसके बारे में पूरी थ्योरी। लेकिन वो नया था उस टाइम पे, तो तब नई चीज हमेशा मुश्किल लगती है, अब आसान हो गया है। अब इसको 2 शब्दों में खत्म कर सकते हैं। सतत का मतलब सीधा ये है कि लगातार आपका मूल्यांकन होना चाहिए पूरे साल भर, निरंतर चलना चाहिए पूरे वर्ष। और पूरे वर्ष का मतलब ये है कि आपका हर रोज ही मूल्यांकन चलते रहना चाहिए। आप चाहे तरीका आपका कोई भी हो, चाहे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या बच्चों से डिस्कशन करके आप मूल्यांकन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर लो, कैसे भी करो। व्यापक का मतलब होता है आपका कि सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करना है आपको। यानी कि केवल आपको एकेडमिक नहीं करना कि मैथ मैथ का कर लिया है ना, या सिर्फ आपने जो है लिखित परीक्षा ले ली और काम खत्म, नहीं। आपको बच्चा फिजिकली डेवलपमेंट कैसा है, बच्चा दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करता है, बच्चा खेलने में कैसा है, वो सारी चीजें आपको कुल मिलाकर टोटल, यानी कि सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करेंगे तो व्यापक कहलाएगा। तो ये कहते हैं हम कि आपका मूल्यांकन व्यापक हो और हमेशा लगातार चलता रहे, ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए, उसी को कहते हैं CCE। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मूल्यांकन के प्रकार की बात करें तो पहला नंबर पे आता है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन। इसके 3 नाम है अलग अलग। रूपात्मक, निर्माणात्मक, रचनात्मक। ये तीनों एक ही हैं। तो अगर कभी भी आपका ये नाम लिखे हुआ है, तो घबराना नहीं है कि हमने तो रचनात्मक पढ़ा था, रूपात्मक तो पढ़ा ही नहीं था। तो रूपात्मक भी सेम ही है। रचनात्मक मूल्यांकन वो होता है आपका जो पूरे साल भर चलता है, पूरे वर्ष निरंतर जो मूल्यांकन चलता है, उसको हम कहते हैं रचनात्मक मूल्यांकन। है ना, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन। और ये आपका हर हफ्ते हो सकता है, हर रोज हो सकता है, और हर पीरियड में हो सकता है ना? ये आपका, जैसे आपने कोई एक चैप्टर पढ़ाया और उसके बीच में ही आपने बातें कर ली बच्चों से, जांच भी ली आपने कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीखा। या जैसे क्लास में एंटर किया, तो कल जो पढ़ाया था उसका रिवीजन कर लिया और वो सवाल जवाब कर लिए, वो भी रचनात्मक मूल्यांकन है। तो ये हमेशा ही चलना चाहिए ताकि आप पता चलता रहे कि बच्चा कितना सीख रहा है। अगर बच्चे ने कोई चीज छूट गई है बच्चे से, तो उसको दोबारा सिखाएंगे। तो इसीलिए होता है ये रचनात्मक मूल्यांकन आपका, कि इससे आपको फीडबैक मिलता रहे और फीडबैक के आधार पे आप अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करते रहें। तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव। समेटिव होता है आपका जो सबसे पूरे साल के अंत में होता है ना? साल के अंत में होता है। जब आप परीक्षा लेते हैं बच्चों की, यहाँ पे जैसे आप देखो क्लास में, ये रचनात्मक तो क्लास में हो रहा है कि क्लास में पढ़ाते समय आप डिस्कशन जो करते हैं वो। ये जो आपका ये है समेटिव, यानी कि योगात्मक। ये जब परीक्षा लेते हैं साल के अंत में कि अब पास फेल करके उसको अगली क्लास में भेजना है, या फेल हो गया तो उसी क्लास में रखना है, ये है आपका योगात्मक। तो ये होता है साल के अंत में। इसको उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, क्योंकि ये बताता है हमें कि आपने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है पूरे साल भर। और इसी को संकल्पनात्मक अंतिम मूल्यांकन या संकल्पनात्मक मूल्यांकन भी कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई दोनों में क्या अंतर है? यहाँ कोई दिक्कत?
बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप? चलो आगे बढ़ जाएं। ओके। फिर आता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसको कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। तो निदानात्मक में एक शब्द छुपा होता है आपका निदान। निदान का मतलब होता है आपका पहचान करना, पहचानना या पता लगाना। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, कि जब आप कोई पाठ पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आप उसके बाद ये जांच करते हैं कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। बात, आपने बच्चे को चैप्टर तो पढ़ा दिया, फिर आप बच्चों से बातचीत करके प्रश्नोत्तर करके ये जांच करते हैं कि बच्चे ने वो चीज को पूरा सीख लिया या नहीं सीखा। अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटि वरोटी हो गई है, बच्चे को कोई सेंटेंस समझ नहीं आया, कोई शब्द समझ नहीं आया पाठ के बीच में, या पूरे पाठ में से कोई एक पैराग्राफ ऐसा था जो बच्चे की समझ नहीं आया, तो फिर वो जांच का पता चल जाता है आपको। किसके द्वारा? निदानात्मक मूल्यांकन के द्वारा आपको पता चल जाएगा। तो जांच करने के लिए, यानी कि बच्चों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए, त्रुटियों का पता लगाने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है। और जब आपको त्रुटियों का पता चल जाता है, उसके बाद में उनको ठीक भी तो करना है। तो फिर आप अगले दिन उसको दोबारा पढ़ाते हैं उसी चैप्टर को, जो कमियां रह गई थी उसको ठीक करने के लिए। तो जब आप दोबारा पढ़ाते हैं, तो उसको हम कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। क्या कहते हैं उसको? उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? यहाँ पर कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत तो नहीं रही यहाँ पर? हम्म। ठीक है। ओके जी। समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए भाई, ये मेन तो यही है आपका, है ना? चाहे किसी भी तरीके से आए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या है, देखो। विद्यालय आधारित मूल्यांकन अपने आप में कोई टेस्ट नहीं है। अपने आप में कोई ये नहीं है कि एक पर्चे का फॉर्मेट है उसको विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअल में विद्यालय आधारित मूल्यांकन एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर सारे मूल्यांकन आ जाते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन भी उसी के अंदर आ जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन भी उसी के अंदर आ जाता है, और कभी कभी तो योगात्मक मूल्यांकन भी उसके अंदर आता है। कैसे आता है वो भी बताऊंगा। और अधिगम के लिए मूल्यांकन, वो भी विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अंदर आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है क्या? विद्यालय आधारित मूल्यांकन है क्या? ऐसा मूल्यांकन जो अब जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसी स्कूल में हो, और जो उसका क्लास टीचर है, जो उसका सब्जेक्ट टीचर है, उस सब्जेक्ट टीचर के द्वारा ही मूल्यांकन हो, उसको विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 10th क्लास में बोर्ड की परीक्षा होती है ना? 10th क्लास में बोर्ड होता है। जब बोर्ड परीक्षा होती है तो बच्चों को दूसरे स्कूल में परीक्षा देने जाना पड़ता है, ऐसा ही है। बोर्ड की परीक्षा दूसरे स्कूल में देने जाना पड़ता है, अपने स्कूल में नहीं होती। सेंटर जाता है उसका, कि दूसरे स्कूल में सेंटर जाएगा, वहां पे परीक्षा दोगे आप। तो ये क्या होता है कि ये आपका राज्य आधारित मूल्यांकन हो जाता है। पूरे राज्य में एक साथ होगा, पूरे राज्य में जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो भी सेम टू सेम एक ही बनेगा। पूरे स्टेट में एक ही पेपर सर्कुलेट होता है ना? ऐसा ही है। तो इसलिए उसको राज्य आधारित मूल्यांकन कहते हैं। उससे पहले, टिल 9th क्लास, आपका जितने भी मूल्यांकन होते हैं वो सारे के सारे स्कूल में होते हैं, अपने स्कूल में होंगे, अपने ही टीचर के द्वारा होंगे। तो उन सारे मूल्यांकन को विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहा जाता है, जो स्कूल में हो रहे हैं और अपने टीचर के हो रहे हैं। और ये इसीलिए कहते हैं, ये नियम इसीलिए आया था क्योंकि बच्चे को उसका ही टीचर जानता है कि उसने उसको किस तरह से चीजें सिखाई हैं, वही उसका सही इवैल्यूएशन कर सकता है। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना? अब आता है आपका अधिगम के लिए, अधिगम का और अधिगम के रूप में मूल्यांकन। तो यहाँ पे समझो, अधिगम के लिए मूल्यांकन क्या होता है। अधिगम के लिए मूल्यांकन में मूल्यांकन और आपका जो अधिगम होता है वो एक साथ चल रहा होता है, कंटिन्यू एक साथ। यानी कि जो आप मूल्यांकन कर रहे हो, जो आप मूल्यांकन कर रहे हो, जैसे इसका एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा, ऐसे बात समझ में आएगी नहीं आपको। अधिगम के लिए मूल्यांकन मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप बच्चों से कोई बातचीत कर रहे हो, जो चर्चा कर रहे हो आप, है ना? तो जैसे कि मान लीजिए आपकी कक्षा में बच्चे बैठे हैं,
और आप उनसे सवाल जवाब करते हैं। शुरू में स्टार्टिंग में क्लास में आए और जो टॉपिक आपको पढ़ाना है उसी टॉपिक के बारे में आपने बच्चे से सवाल जवाब शुरू कर दिए। तो यहाँ पे जब आप बच्चे से सवाल जवाब कर रहे हो, तो आप उन वो जो आपको जवाब देंगे या आपसे कोई प्रश्न पूछेंगे, उससे आपका उनका इवैल्यूएशन कर पा रहे हो कि उनका स्तर अभी क्या है। तो आपको समझ में आ रहा है कि उनका स्तर इतना है कि मुझे उनके सवालों से पता चल गया। तो ये जो इवैल्यूएशन आपने किया है, ये अधिगम के लिए किया है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, अधिगम भी हो रहा है और इवैल्यूएशन भी हो रहा है, दोनों चीज़ें साथ-साथ हो रही है। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ये क्लास देख रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको प्रश्न देता हूँ, उस प्रश्न का आप उत्तर देते हैं। तो मैं आपका इवैल्यूएशन कर लेता हूँ कि कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, तो आपका मूल्यांकन मैंने कर लिया। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान आपका अधिगम हो रहा है। तो दोनों चीज़ें साथ-साथ चल रही है। मैं आपका मूल्यांकन इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका अधिगम करवाना चाहता हूँ। तो मैं जो मूल्यांकन कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ अधिगम के लिए। मैं जो आपका मूल्यांकन कर रहा हूँ, वो आपके अधिगम के लिए कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका अधिगम के लिए मूल्यांकन। अब बात समझ में आई अभी नहीं आई अभी? ठीक है ना? अब बात आती है अधिगम का मूल्यांकन की। तो ये जो होता है आपका, अब यहाँ पे एक शॉर्टकट में मैं एक शब्द लिख देता हूँ कि अधिगम के लिए मूल्यांकन जो है वो पढ़ने के दौरान होता है ना? पढ़ने के दौरान। पढ़ना, लिखना जो भी आप कहना चाहो। और अधिगम का मूल्यांकन होता है योगात्मक वाला, अंत में। जब आप कुछ भी चीज़ पूरी पढ़ा चुके हैं, पूरा पाठ खत्म कर दिया, 1 हफ्ता हो गया, पूरे चैप्टर खत्म कर दिए, 1 हफ्ते के बाद आप लेंगे, तो वो जितना अब तक आपने सिखाया है बच्चों को, उसका मूल्यांकन आप करेंगे। यानी कि जो अधिगम हो चुका है, उसका मूल्यांकन। तो इसलिए अधिगम का मूल्यांकन उसको कहा जाता है। तो जहाँ बात आएगी ना का, तो वहाँ का मतलब समझ जाना कि अंत में होगा और योगात्मक वाला हो सकता है ये। अधिगम के रूप में मूल्यांकन जब करते हैं, तो ये होता है स्वमूल्यांकन। यानी कि सेल्फ एनालिसिस, आप खुद का ही आकलन कर रहे हैं। यानी कि आप जब कोई टेस्ट सीरीज लगाते हैं, आप जब कोई किताब में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो जो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो एक तरह से आप अपना इवैल्यूएशन कर रहे हैं, लेकिन आपकी लर्निंग भी हो रही है, आप अधिगम के रूप में कर रहे हैं। आप इवैल्यूएशन कर ही इसलिए रहे हैं अपना कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। आप इसलिए नहीं कर रहे कि मैं अपने आप को नंबर दूँगा, मेरे को रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसे इसलिए थोड़ा कर रहे हैं। आप इसलिए करते हैं कि मुझे खुद का पता चलेगा कि मैं कितना सीख रहा हूँ, तो इसलिए करते हैं। तो बात समझ आई तीनों में अंतर आपको या नहीं आया? बताओ अब। बताओ यार, थकान मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे सच में फ़ील हो रहा है। आपको भी दिख रहा होगा मेरे फेस से। लेकिन कोई बात नहीं, अभी पूरा करके ही मानेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं, है ना? हाँ, बताओ। इतनी बात समझ में आ गई आपकी? फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि अगर एक साथ हो जाएगा ना, तो फिर आपकी बुद्धि से बाहर निकल जाएगा। तो एक-एक करके इसलिए चल रहे हैं हम। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यू आर ग्रेट एक्सप्लेनर। अच्छा, चलो जी, ठीक है। निगेटिव वाले वर्ड्स बता दिया करो सर, कौन-कौन से होते हैं? चुनौती जैसे वर्ड नहीं पता है। अच्छा, हाँ, तो मैं तो बताते रहता हूँ, आप लोग लिखा करो ना, आप नोट ही नहीं करते आप। मैं तो रोज़ बताता हूँ, जब भी क्लास होती है, हर रोज़ बताता हूँ। देखो यहाँ पे बात करेंगे अब, तो इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब आता है स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन मतलब खुद का एनालिसिस करना। जो अभी बात कर रहे थे यही। जब आप खुद की ही जांच करते हैं, अब ये स्वमूल्यांकन, एक तो यह है अधिगम के रूप में, इसके अलावा आपका स्वमूल्यांकन वो भी हो सकता है कि आप अपनी परीक्षा खुद ले रहे हैं। आपने कोई चीज़ पढ़ी है, कोई पाठ पढ़ लिया है, कोई चीज़ सीख ली है। अब आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि मैंने उसमें पूरी चीज़ें सीख ली या नहीं सीखी, तो वो भी स्वमूल्यांकन। सामूहिक मूल्यांकन होता है जब आप ग्रुप में होते हैं 4-5 लोग, और आप एक दूसरे से क्वेश्चंस कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, एक दूसरे का इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं। तो वो होता है ग्रुप आपका। पेयर होता है जिसमें केवल 2 लोग होते हैं। इसमें केवल 2 लोग होंगे आपके, ठीक है? और एक दूसरे की जाँच करेंगे। इसमें आपके समूह समूह में 2 से ज़्यादा होंगे आपके, ठीक है? अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो आपका सामूहिक मूल्यांकन कहलाएगा, और अगर केवल 2 लोग हैं, तो आपका पेयर मूल्यांकन कहलाएगा, क्योंकि पेयर का मतलब होता है जोड़ा, है ना? पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, और जोड़ा हमेशा 2 का ही होता है, 3 का नहीं होता, ठीक है? जोड़े नहीं, जोड़ा। उसके बाद आता है आपका मानक संदर्भित मूल्यांकन या मानकीकृत मूल्यांकन। तो मानक संदर्भित मूल्यांकन होता है कि आप पहले से ही निश्चित कर देते हैं अपना एक क्वेश्चंस पेपर या कोई भी एक फॉर्मेट,
और सभी बच्चों को उन्हीं का जवाब देना होता है। तो ये मूल्यांकन होता है निगेटिव। आप जो आपका मानक संदर्भित होता है ना, ये आपका निगेटिव होता है, ठीक है। यानी कि ये सीटेट के ऑप्शन में जब भी आएगा तो निगेटिव ही रहेगा ये आपका। क्यों होता है निगेटिव आपका? क्योंकि ये नुकसान करता है। जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं और आपने एक क्वेश्चन पेपर सेट किया और सबको वही दे दिया। अब आपकी क्लास में एक बच्चा दृष्टिबाधित था, एक बच्चा ऑटिज्म था, एक बच्चा एडीएचडी वाला था, एक सामान्य था, एक प्रतिभाशाली था। तो जो पेपर आपने सेट किया वो प्रतिभाशाली बच्चा तो उसको तुरंत कर देगा, नॉर्मल बच्चा भी कर लेगा। ऑटिज्म बच्चा नहीं कर पाएगा उसको सॉल्व। फिर दृष्टिबाधित बच्चे को क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आएंगे, हो सकता था उसको वो नॉलेज हो उस चीज की, लेकिन वो लिख नहीं पाएगा क्योंकि उसको दिख नहीं रहा। तो आपने क्या करा, आपने सबके साथ भेदभाव कर दिया, आप अच्छा मूल्यांकन नहीं कर पाए, सभी के क्षमताओं के बारे में आपको पता ही नहीं चला। तो मानकीकृत का मतलब यही होता है कि सभी का एक जैसा मूल्यांकन ले लेना। तो ये तरीका गलत है आपका, है ना। तो ये हो गया आपका। अब मुझे लगता है सारे मूल्यांकन आपको समझ में आ गए हैं अच्छे से। आ गए ना सारे के सारे? सब समझ में आ गए आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। चलो अब इसके प्रश्न सॉल्व करो, तब आपको पता चलेगा कि सही में आए हैं या नहीं आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो प्रश्न है आपका, मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका बच्चों की सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए। दूसरा है सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए। तीसरा है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए। और फोर्थ है आपका यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्ची क्या कर सकती है और क्या नहीं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। चलो लिखो अपना आंसर। हाँ जी, लिखते रहो अपना आंसर। यस सर। सब क्लियर हो गया, वेरी गुड। जय हिंद, मैं भारतीय सेना के 21st बटालियन बिहार रेजिमेंट से हूँ। जॉब लगने से पहले आपका क्लास में करता था सर। अच्छा, मैंने को फुल सपोर्ट मिला मेरे को फुल फुल सपोर्ट मिला और आज मैं अपने देश की सरहद पर खड़ा हूँ। शुभम पाठक, थैंक यू वेरी मच भाई। शुभम जी, आपने कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, बहुत बढ़िया भाई, आप लोग बहुत अच्छी जगह हो आप, है ना। बहुत बधाई हो भाई आपको, आज पता चला हमें तो। कभी कभी पुराने बच्चे आते हैं और कमेंट करके जाते हैं। अभी एक लड़की ने कमेंट किया था 3-4 दिन पहले ही मेरे ख्याल से। तो उसने भी मुझे बताया नहीं था, उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी उसमें अभी बीपीएससी 2.0 में। बहुत सारे बच्चे लगे, कुछ तो बता देते हैं जो कनेक्ट रहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुराने बच्चे हैं, जो हमसे 4 साल पहले पढ़ा था, कोई 2019 में 20 में। तो वो बच्चे आते हैं फिर कमेंट करने बाद में। चलो, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के भाई। मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तो बच्चों की सीखने की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, तो इसलिए तो करते ही है मूल्यांकन, है ना। तो ये तो आपका पॉजिटिव है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करते हैं, हाँ, मूल्यांकन के द्वारा आप सुधार भी करते हैं। बच्चों में प्रतिस्पर्धा पैदा करेंगे, ये गलत है आपका। कंपटीशन की जरूरत नहीं है बच्चों के बीच में। ये समझ में आता है आपको कि बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, ये बात भी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, चलो लिखो। हाँ जी, लिखते रहो फटाफट से अपना आंसर। ये वीडियो बाद में देख सकते, हाँ हाँ देख सकते हो, कोई बात नहीं, ये प्लेलिस्ट में बना दूंगा, इसकी प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगी। आप इसको 2 बार देखो, 4 बार देखो, देखते रहना, ठीक है। रिवीजन करना इसका अच्छे से। चलो 3,000 लाइक पूरे हो गए भाई हमारे, बड़ी अच्छी खुशी लगी मुझे 3,000 लाइक देख के। वैसे मैं तो सोच रहा था आज 5,000 लाइक पूरे कर दोगे आप, लेकिन कोई बात नहीं, चलो 3 तो हो गए हमारे, है ना। जितना हुआ उसी में खुश है हम तो, है ना। कोई बात नहीं। देखो, छात्रों को उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और अपने स्वयं के अध्यापन पर मनन करने के लिए टीचर को योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना है। योगात्मक तो साल के अंत में होगा, इसमें क्या ही सुधार करोगे फिर आप, है ना। फिर तो सुधार करने का मौका खत्म हो गया ना, जब साल पूरा हो गया, आप क्या सुधार करोगे। रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए आपको, तभी आप जो है
अपने अध्यापन पर मनन कर पाएंगे, यानी कि चिंतन कर पाएंगे कि मेरा अध्यापन सही चल रहा है या नहीं चल रहा। केवल शैक्षिक पहलू देखेंगे तो ये भी गलत है, क्योंकि हमने बात की है व्यापक की। हम तो व्यापक देखेंगे ना, केवल एक पहलू नहीं देखना। केवल पेपर पेंसिल परीक्षा, ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है, बताओ। चलो पढ़ो और आंसर दो इसका, फिर मैं आपको समझाऊंगा। लिखो फटाफट से अपना आंसर। हाँ जी। आप आए क्लास में, अच्छा लगा, सुकून मिलता है आप लोगों को देखकर शुभम भाई, अच्छा जी। आप एक दूसरे के इंतजार में रहते हो क्या कि कौन आएगा। अभी कितना टॉपिक बचे हैं, अब तो मेरे ख्याल से कम ही बचा है, थोड़ा बहुत ही होगा। छोटे छोटे से कोई होगा कॉन्सेप्ट, बड़े टॉपिक अब कोई नहीं बचा। बड़े वाले टॉपिक सारे खत्म हो गए हैं। अब तो थोड़ा सा ही कुछ बचा होगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं मैंने बाद में जो छोटे छोटे तो हैं, लेकिन वो आते हैं ना क्वेश्चंस के बीच बीच में, तो वो आपको पता होने चाहिए, वो देख के जाना सब लोग, ठीक है। बीच में छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, नुकसान हो जाएगा। आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है, ये तो गलत बात हो जाएगी। क्योंकि आकलन तो सीखने में मदद करता है ना, जैसे आकलन करोगे फीडबैक मिलेगा, फिर अच्छे से सीखोगे आगे। आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए, नहीं। आकलन सीखने का अभिन्न अंग होना चाहिए, यानी कि साथ साथ चलते रहना चाहिए। आज कोई चीज सीखी है तो शाम को उसकी जांच करो, फिर देखो उसमें क्या गलती हुई है, फिर अगले दिन फिर सीखो उसको। बाकी कह रहे हैं सीखने का मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित होना चाहिए, यानी कि ये कह रहे हैं कि वही चीज सीखो जो पेपर में आएगी, है ना, मूल्यांकन के आधार पर सीखो, ये कह रहे हैं ना ये, कि जो पेपर में आएगी वही सीखो, उसके अलावा कुछ मत सीखो। तो ये फिर गलत हो जाएगा, बच्चों के हिसाब से तो गलत है, आपके हिसाब से तो चलो ठीक है कि आपको पेपर की तैयारी करनी है। लेकिन बच्चे के हिसाब से गलत है ना, बच्चों को तो हमें कॉन्सेप्ट सिखाना है, उसको परीक्षा के लिए थोड़ा तैयार कर रहे हैं हम। कथन है आपका, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन तरीकों के इस्तेमाल व कार्यान्वित करने पर बल देना चाहिए। कारण है स्कूलों को बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकारने के बजाय उन्हें हटाने का प्रयास करना चाहिए। बताओ भाई क्या आंसर राइट होगा। चलो लिखो अपना आंसर। चलिए जल्दी जल्दी लिखते रहें अपना आंसर। ओके, फास्ट कराइए क्वेश्चन सर जी। अरे मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, आपको आसान लग रहा है क्या अभी भी, मतलब आपको स्लो लग रहा है। इतनी फास्ट फास्ट तो मैं कर रहा हूँ जितनी मेरी क्षमता है। रोबोट नहीं हूँ भाई साहब, है ना, इंसान ही हूँ मैं भी, तो थोड़ा सा धैर्य आप भी रखें। मैं रख रहा हूँ, आप भी रखो। शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन तरीकों के इस्तेमाल। मानकीकृत तो निगेटिव है ना, अभी अभी बात की थी हमने थोड़ी देर पहले। मानकीकृत मतलब सभी बच्चों को एक लाठी से हाँकना, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस है भाई। पहला ऑप्शन गलत। स्कूलों को बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को हटाने का प्रयास करना चाहिए, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को हटा नहीं सकते आप, व्यक्तिगत विभिन्नता को खत्म नहीं कर सकते, उनकी जरूरतें पूरी कर सकते हो। कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसको सही थोड़ी कर दोगे आप ये थोड़ा कि उसको सही कर दोगे, आप उसको दृष्टिबाधित से नॉर्मल बना दोगे। कोई बच्चा ऑटिज्म है तो आप उसको ठीक थोड़ी कर दोगे, ये आपके हाथ में है ही नहीं। आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ उनको सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हो, तो हटा नहीं सकते आप इंडिविजुअल डिफरेंस। तो दोनों ही बातें गलत हो गई यहाँ पर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मूल्यांकन केवल अंक के रूप में मात्रात्मक होता है, या गतिविधि के दौरान मूल्यांकन होना चाहिए, या अवलोकन कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, या फिर आपका आकलन को बच्चों के सीखने की निरंतरता को समझने पर ध्यान देना चाहिए। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो लिखो अपना आंसर कमेंट में। भाई जो लोग अभी अभी जुड़े हैं क्लास में, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो जरा। जो लोग अभी अभी आए हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया, तो कमेंट को नीचे करके कट मार के लाइक कर दो वीडियो को। और सब लोग भाई जितने भी अपने घर में फोन वोन है ना, सबसे लाइक कर देना, मम्मी के, पापा के, भैया भाभी बहन, सबके फोन से लाइक कर देना, ठीक है। आज तो नहीं कर रहे हो 5,000, लेकिन रात रात में 5,000 कर देना सुबह तक, ठीक है। देखो, आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, नेगेटिव वाला ढूंढना है आपको। तो मूल्यांकन केवल अंक के रूप में होना चाहिए, यही है आपका नेगेटिव, पहला ऑप्शन ही सही है। मूल्यांकन केवल अंक के रूप में नहीं होगा ना, हम कह रहे हैं कि व्यापक होना चाहिए। जो
एकेडमिक वाला है उसको अंक दे दो आप, लेकिन उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, बच्चा ड्राइंग बना रहा है, बच्चा खेलने में कैसा है, बच्चे का शारीरिक विकास कैसा है ना, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसको तो गुणात्मक रूप से लिखोगे ना फीडबैक, केवल मात्रात्मक नहीं हो सकता। बाकी सब पॉजिटिव है, गतिविधि के दौरान होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही आपका निगेटिव है। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए भाई, बताओ भाई कैसा होना चाहिए, लिखो। चलो बताओ इसका आंसर। नेगेटिव है, हाँ। पहचान नहीं हुई आपको नेगेटिव की? दोबारा लाइक कर दिया, दोबारा करो आप, जो किया ना उसे भी कम करवा दो आप, है ना। ईश्वर आपको आपको लंबी आयु दे। प्रीति ठाकुर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभी जस्ट मैंने अपने भाई के फोन से लाइक किया, अच्छा। चलो यहाँ पे बताओ मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, अभी पढ़ा है हमने, अभी भी ताज़ा ताज़ा ज्ञान है आपके दिमाग में। तो कैसा होना चाहिए, सर्वांगीण और समग्र होना चाहिए, है ना। मानकीकृत आपका गलत होता है। योगात्मक साल के अंत में हो रहा है, ये मानक वाला गलत है आपका। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए आपका, आपका बाल केंद्रित होना चाहिए, है ना। आकलन के लिए निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षाओं में उपयोग नहीं किया जाएगा? सहयोगी परियोजनाएं, मानकीकृत प्रेक्षण, सहकर्मी मूल्यांकन, कक्षा अवलोकन। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो लिखो अपना आंसर। देखो, आकलन के बारे में बात करें, आकलन के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सामाजिक रचनात्मक कक्षा में उपयोग नहीं होगा। निगेटिव वाला पूछ रहा ना आपसे, तो हमें पता है मानकीकृत वाला निगेटिव होता है आपका, है ना। सहयोगी, आप मिलजुल के कोई काम कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, मिलजुल के कोई भी प्रोजेक्ट काम करेंगे उसी से पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। सहकर्मी मूल्यांकन भी आपका वही है, आपका सह, अभी हमने पढ़ा था ना वो, पीयर मूल्यांकन और सामूहिक मूल्यांकन। कक्षा अवलोकन यानी कि कक्षा का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं आप टीचर के रूप में। तो बी ऑप्शन नेगेटिव है, बाकी ठीक है सारे।